नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है इसका आज हम लोग 30वां लेक्चर पढ़ेंगे। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको खुद को अटेंड करना है, उसके बाद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कायदे से सुनना है। अगर गलत हो रहा है तो उसमें सुधार लाना है कि जिससे एग्जाम में जब आप जाओ तो इस तरीके की गलती ना करो। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले एक जरूरी सूचना ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स बना रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। हर सब्जेक्ट बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका बाइलिंगुअली नोट्स भी मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइमरी प्रोटीन फाउंड इन राइस ग्रेन। कह रहा है कि राइस ग्रेन के अंदर पाया जाने वाला जो प्राइमरी प्रोटीन होता है उसका नाम क्या होता है। तो जैसे ओराइजा सेटाइवा धान का नाम होता है ओराइजा सेटाइवा, तो ओराइजा सेटाइवा से ही बना हुआ है ओराइजा से ओराइजीन। तो धान के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, धान के अंदर पाई जाती है ओराइजिन प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर ग्लूटीन लिखा है, तो ग्लूटीन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है, ग्लूटीन प्रोटीन जो होती है ये पाई जाती है वीट के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, वीट के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जीन प्रोटीन। तो जीन जो होता है जिया मेज का, जीन जो है, जीन से बना है जिया। तो जीन जो है जिया मेज जो है वो किसका नाम है, जिया मेज जो है वो नाम है हमारे मक्के का। तो जीन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है, जीन प्रोटीन जो पाई जाती है वो पाई जाती है मेज के अंदर। इसके अलावा एल्ब्यूमिनाइट्स है, एल्ब्यूमिनाइट्स किसके अंदर पाया जाता है, एल्ब्यूमिनाइट्स जो होता है ये पाया जाता है बार्ले के अंदर। समझ गए। तो ये 3-4 तरीके के प्रोटीन होती है जो कि अलग अलग पाया जाता है। ग्लूटीन गेहूं के अंदर पाया जाता है, ओराइजिन धान के अंदर पाया जाता है, जीन मक्का के अंदर पाया जाता है और एल्ब्यूमिनाइट जो होता है वो बार्ले के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये ओराइजिन प्रोटीन जो पाई जाती है ये कितना परसेंट पाया जाता है राइस के अंदर। जो राइस होता है इसके अंदर प्रोटीन, प्रोटीन इन राइस, राइस के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 6 से लेकर 7%। ये कहाँ किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है व्हाइट राइस में। जो हमारी सफेद राइस होती है, नॉर्मल जो राइस होती है उसके अंदर पाया जाता है 6 से 7% प्रोटीन। लेकिन 7.9% प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है, 7.9% जो प्रोटीन पाई जाती है ये पाई जाती है ब्राउन, ब्राउन राइस के अंदर। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, खैरा डिजीज इन राइस इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। खैरा डिजीज किसकी कमी से होता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो कमी होती है ये जिंक की कमी से होता है। समझ गए, तो जिंक इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें नाइट्रोजन जो होता है, जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो हमारी पत्तियां कैसे दिखने लगती हैं। तो येलोइंग ऑफ ओल्डर लीफ क्या होता है, येलोइंग ऑफ ऑफ ओल्डर लीव्स। इसमें जो धान की जो पुरानी पुरानी पत्तियां होती हैं, जो जमीन के नीचे वाली पत्तियां होती हैं, वो सबसे पहले क्या होती हैं, पीला पड़ना स्टार्ट होती हैं। मतलब उसमें धब्बेदार पीलापन नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे सीधी सीधे ऐसे समझो इससे हरापन की कमी हो जाती है तो थोड़ा सा पीलापन बढ़ जाता है, ये चीज होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, आयरन की। तो आयरन जो होता है जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्या होती है, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, टॉक्सिसिटी यानी कि अधिकता जब हो जाती है तो इसकी अधिकता से क्या होता है, इसकी अधिकता से ब्राउनिंग हो जाता है, ब्राउनिंग ऑफ राइस। राइस की इसमें ज्यादातर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये राइस लीव्स में जो धान की पत्तियां होती हैं उस पे ब्राउन कलर के क्या बन जाते हैं, स्पॉट्स नजर आने लगते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस की कमी होती है तो इससे क्या हो जाता है, फॉस्फोरस की कमी से ग्रोथ रुक जाती है, क्या होती है, स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ यानी कि जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलती है, इसके अलावा डार्क ग्रीन कलर देखने को मिलता है, डार्क ग्रीन, ग्रीन से लेके पर्पल, पर्पल कलर,
डार्क ग्रीन से लेके पर्पल कलर पत्तियों के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये 2 सिम्पटम होते हैं जब हमारी फास्फोरस की कमी होती है। समझ गए? इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस? ध्यान से समझना। जब हम धान की बात कर रहे होते हैं तो धान में हमारे पास 3 सोइंग टाइम होते हैं और 3 तरीके के धान होते हैं, आसू, अमन और बोरो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बोरो राइस का सोइंग टाइम होता क्या है? तो बोरो राइस का जो सोइंग टाइम होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर दिसंबर जो होता है वो बोरो राइस का होता है। इसको देख लेते हैं। ये जो बोरो राइस होता है इसको स्प्रिंग राइस बोलते हैं। इसके जो बुआई का टाइम होता है वो नवंबर दिसंबर होता है। इसके अलावा हमारे पास एक आसू राइस होता है। आसू राइस जो होता है, हाउस राइस इसको हम कहते हैं। हाउस राइस के अलावा इसको हम क्या कहते हैं? इसके अलावा हम इसको प्री खरीफ, प्री खरीफ या इसके अलावा इसको हम समर भी कह सकते हैं, समर सीजन। प्री खरीफ या फिर समर सीजन। इसको प्री खरीफ या समर सीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो बरसात का टाइम शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? वो जून के महीने से हमारे यहाँ बरसात स्टार्ट होती है। तो बरसात से पहले ही लग रहा है, ये अप्रैल और मई के महीने में ही लग रहा है, लगभग 2 महीने के आसपास पहले ही लग रहा है। तो इस वजह से इसको 1.5 से 2 महीने पहले लगता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्री खरीफ बोलते हैं, या फिर उस समय पर अप्रैल मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो उसको हम समर सीजन भी कह देते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? हमारा औस तो हो गया, अमन हो गया। अमन देख लेते हैं। तो अमन जो होता है उसकी जो बुआई करी जाती है वो उसकी बुआई करी जाती है हमारी जून और जुलाई के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको अमन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? आंसू बोलते हैं, फिर अमन बोलते हैं, फिर बोरो बोलते हैं। तो आंसू, अमन, बोरो आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है औस, अमन, औस के बाद फिर क्या है? अमन है, और अमन के बाद क्या है? अमन के बाद है बोरो। इस तरीके से आपको इसको याद करना है। अब जून जुलाई में अमन को करते हैं, लेकिन अमन को और कौन से नाम से जानते हैं? तो अमन को और नाम जानते हैं खरीफ के नाम से। ठीक, क्योंकि हमारा जो मेन कल्टीवेशन होता है वो इसी के मौसम में होता है। धान की ज्यादातर जो खेती करी जाती है वो अमन के मौसम में करी जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? इसके अलावा हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इनफ्लोरोसेंस से रिलेटेड। इनफ्लोरोसेंस का क्या मतलब होता है? पुष्पक्रम। चावल के पौधे के पुष्पक्रम यानी कि फूलों के गुच्छों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? जो चावल का इन्फ्लोरेसेंस होता है यानी कि जो धान की बाली निकलती है उसको कहा किया जाता है। तो धान की जो बाली निकलती है, धान की बाली को हम क्या बोलते हैं? धान की बाली को हम बोलते हैं पेनिकल। समझ गए? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेहूं के इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं स्पाइक। ठीक। इसके अलावा बात करेंगे सिल्कुआ। सिल्कुआ किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मस्टर्ड में। किसमें पाया जाता है? मस्टर्ड में, जिसको हम वो क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सरसों। कैरियोप्सिस क्या होता है? कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप होता है एक तरीके का। क्या होता है? ये फ्रूट का टाइप होता है जो कि किसमें पाया जाता है? ये ज्यादातर हमारा जो ग्रेन क्रॉप होती है, ग्रेन क्रॉप, इनमें पाया जाता है। ग्रेन क्रॉप्स जो होती हैं इनके अंदर का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है। जैसे धान की बात कर लो, धान के अलावा गेहूं की बात कर लो, गेहूं के बाद मक्का बात कर लो। क्या है? मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब जो होते हैं इनका सबका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है? कैरियोप्सिस होता है। समझ गए? आगे बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हलिंग परसेंटेज? हली परसेंटेज का क्या मतलब होता है? हलिंग का मतलब होता है जब हम राइस से, सॉरी पैडी से, किससे? जब हम पैडी से क्या निकालते हैं? पैडी से हम जब राइस निकालते हैं, पहले धान होता है और धान से जब चावल बनता है, चावल, तो क्या करते हैं? हम इसको पॉलिश करते हैं और इसका जो हस्क होता है यानी कि इसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम निकालते हैं। आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा जब चावल से धान निकालने वाली जो मशीन होती है उसमें लिखा होता है डिहस्कर और पॉलिशर। डबल डिहस्कर, डबल पॉलिशर, मतलब 2 बार डिहस्किंग करी जा रही है, उसमें से छिलके निकाले जा रहे हैं और 2 बार उसमें पॉलिश करा जा रहा है। मतलब धान का जो ब्रान होता है, चावल के ऊपर जो पतली सी लेयर होती है ब्रान की, उसको निकाला जाता है तो उसको पॉलिशिंग बोलते हैं। तो जब ब्रान निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रान निकालने को हम पॉलिशिंग बोलते हैं। और जब हस्क निकालते हैं तो हस्क निकालने को हम क्या बोलते हैं? डिहस्किंग बोलते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं करने के बाद हमको धान से कितना चावल निकलता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 100 किलोग्राम धान है, तो 100 किलोग्राम धान को जब हम चावल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मैक्सिमम कितना निकलेगा? हमको मैक्सिमम 66 किलोग्राम क्या देखने को मिलेगा? इतना हमको चावल देखने को मिलता है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टेस्ट वेट? टेस्ट वेट जो होता है वो क्या होता है? 1000 ग्रेन का भार होता है। जैसे धान का अगर हमने 1000 दाना ले लिया, तो 1000 दाना लेने के बाद अगर उसको वजन करेंगे तो कितना ग्राम वजन आएगा? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट ऑफ राइस। तो राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? जो राइस का टेस्ट वेट होता है वो होता है हमारा 25। कितना होता है? 25 ग्राम होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में पूछा जाए तो आपको 25 ग्राम लगा देना है। लेकिन अगर इसके अलावा पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? इसके अलावा पूछा जाए तो आपको लगाना है 21 ग्राम। 21 ग्राम क्या? अगर नॉर्मली पूछा जा रहा तो 21 लगा दिया, 25 ग्राम लगा दिया। लेकिन 21 ग्राम हम कब लगाएंगे? जब हम बात करेंगे बासमती राइस की। किसकी? जो बासमती राइस होता है, बासमती राइस यानी कि जो पतला चावल होता है। क्या? पतला चावल, पतला चावल। और इसी को हम सुगंधित चावल बोलते हैं। क्या होता है? इसको सुगंधित सुगंधित चावल भी बोलते हैं। तो इसका जो टेस्ट वेट होता है कम होता है, 4 ग्राम मात्र कम होता है। कितना होता है? 21 ग्राम होता है। यहाँ पर लिखा गया है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम से रिलेटेड हमको अभी इस समय याद आ रहा है कि 40 ग्राम जो होता है वो किसका होता है? ये होता है हमारा व्हीट का। व्हीट का जो टेस्ट वेट होता है, गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? वो होता है 40 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? व्हिच राइस वेराइटी इज फेमसली नोन एज मिरेकल राइस इन इंडिया? मिरेकल राइस इन इंडिया कौन से चावल को बोलते हैं? तो भारत में जब इस वैरायटी की शुरुआत हुई थी, जब ये वैरायटी बोया जाने लगा था, तो धान का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था। इसीलिए इसको चमत्कारी चावल कहा जाता था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, जया, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जया का उत्पादन भारत में शुरू हुआ था तो हमारा धान का उत्पादन एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जया जो है ये कब रिलीज करी गई थी? जया जो रिलीज किया गया था ये 1968 में 68 में रिलीज किया गया था। और इसको रिलीज किया था डॉक्टर शास्त्री हुआ करते थे। डॉक्टर शास्त्री ने इसको रिलीज किया था। इसी को कहा जाता है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। फिर TN1 की बात करें तो TN1 क्या है? ये पहली, ये क्या है? फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब बौनी प्रजाति। इसके अलावा बात करेंगे किसकी? IR8 की। तो IR8 जो है ये कहाँ पर डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसको डेवलप किया गया था IR8 को यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? पूसा बासमती 1 की। तो ये पूसा बासमती जो 1 है, ये क्या है? ये पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है। क्या है? दिस इज द फर्स्ट हाई 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 यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस, ऑफ बासमती राइस। यानी कि सुगंधित धान की सबसे पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ये हुआ करती थी। इसको दो से क्रॉस करके बनाया गया था, दो वैरायटी से। दो वैरायटी का क्रॉस किया गया था। एक तो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी थी और एक हमारी बासमती वाली राइस थी। दोनों का क्रॉस करा के फिर इसको बनाया गया था। तो इस वजह से ये डॉर्फ भी हो गई और इसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटी भी हो गई। समझ गए? तो इसके अलावा बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ चाइनीज ड्वार्फिंग जीन। जो धान के अंदर जो ड्वार्फिंग का कारण होता है, जो धान के पौधे हमारे बौने होते हैं, उसका कारण होता है डिजीवु जीन। तो ये जो डिजीवु जीन होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो डिजीवु जीन होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग। यानी कि भूरे रंग की नोक वाला, छोटे पैर वाला। यानी कि ये छोटा छोटा होता है, कोई चीज जो छोटी है और उसका टुप जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। उसको चाइना में डिजीवु जीन कहा जाता था। तो वहीं से निकाला गया है इस शब्द को। तो ये जो डिजीवो जीन हुआ करता था, धान के अंदर एक जीन का नाम भी रख दिया गया। जैसे धान जो होता है, धान के अंदर तमाम जीन पाए जाते हैं। हर पौधे में होता है, हर जीवित चीज में जीन होता है। जेनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ाया भी है मैंने डिटेल में।
तो उस जीन के अंदर एक बौने कारण वाला जीन था, जिसकी वजह से धान का जो पौधा होता था वो बौना होता था। तो उसी को बाद में डिजीवु जीन नाम रख दिया गया, और वही डिजीवु जीन है जो धान के अंदर बौनेपन का कारण होता है। इसके अलावा जब गेहूं है तो गेहूं में नॉरेंटेन जीन एक करके आता है। मैं आपको गेहूं से रिलेटेड जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि नॉरेंटेन नाम का एक जीन होता है जो गेहूं में बौनेपन का कारण होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? इसके अलावा हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड इन राइस फील्ड? राइस के फील्ड में पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड कौन सा होता है? तो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रोपेनिल होता है, जो कि मार्केट में स्टाम्प F34 के नाम से आता है, इसको यूज किया जाता है। पोस्ट इमरजेंस यानी कि खरपतवार उगने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्यूटाक्लोर, जो कि मचेटी के नाम से आता है। ये क्या होता है? एक तरीके का ये प्री इमरजेंस होता है। क्या होता है ये? प्री इमरजेंस होता है, यानी कि बुआई जब हम धान की करते हैं, धान की ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, राइस की जब हम राइस की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग करने से एक से लेके 2 दिन के अंतराल पर हमको, 1 से लेके 2 दिन के अंतर पर अंदर, जैसे आज हमने ट्रांसप्लांटिंग करी, धान की रोपाई करी, तो इससे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही हमको इस बूटाक्लोर नाम के जो हर्बिसाइड होता है इसका छिड़काव करना पड़ता है। और कितना? 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग, 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर में होना चाहिए, यानी कि खेत में पानी भरा हो, उस कंडीशन में हम इस बूटाक्लोर का छिड़काव करते हैं। प्रोपेनिल जो होता है, ये अगर खरपतवार उग गया है तब हम छिड़काव करते हैं। ये फ्लूक्लोरालीन जो होता है, ये भी एक तरीके का हर्बिसाइड होता है, लेकिन ये कैसा होता है? ये होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। क्या होता है? प्री प्लांट प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें ध्यान से समझना, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इसमें फसल की बुआई से पहले ही जिस हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक, फसल की फसल की बुआई फसल की बुआई से पहले फसल की बुआई से पहले खेत में खेत की मिट्टी में खेत की मिट्टी में मिलाया जाता है, ठीक, मिलाया जाता है। यहाँ तक बात समझ गए? इसके अलावा बात करेंगे किसकी? एट्राजीन की। तो एट्राजीन जो होता है ये किसमें यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है मेज में। और मेज के अलावा ये किसमें यूज किया जाता है? मेज के अलावा इसको यूज किया जाता है शुगर केन में। शुगर केन, जिसको हम क्या कहते हैं? गन्ना कहते हैं। तो मक्का और जो गन्ना होता है, इसके अंदर एट्राजीन को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन आपसे एक पूछ रहा हूँ, एट्राजीन बताओ कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है कि पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है? ये एट्राजीन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ। आगे बात करेंगे हम 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस? हाइब्रिड जो राइस होता है, इसका रिकमेंडेड सीड रेट कितना होता है? यानी कि जो संकर धान होता है, संकर धान का ट्रांसप्लांटिंग अगर हमको करनी है तो उसके लिए रिकमेंडेड सीड रेट कितना होना चाहिए? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हमारे पास 15 किलोग्राम सीड है, हाइब्रिड है, तो उससे हम क्या करेंगे? 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसमें एक लिखा है 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो 60 किलोग्राम जो पर हेक्टेयर है, ये कहाँ पर काम लगता है? जब हम ड्रिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग का क्या मतलब होता है? जब हम डायरेक्ट सीडिंग, डायरेक्ट सोइंग करते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम डायरेक्ट सोइंग, डायरेक्ट डायरेक्ट सोइंग। इसमें नर्सरी तैयार नहीं करते हैं तो 60 किलोग्राम लगता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम कब लगता है? 100 किलोग्राम हम जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रॉड ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जिसको हम छिटकवा विधि बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं छिटकवा छिटकवा विधि। छिटकवा विधि ये भी एक तरीके का डायरेक्ट सोइंग होता है, और ड्रिलिंग जो होता है ये भी डायरेक्ट सोइंग होता है।
लेकिन ड्रिलिंग जो होती है इसमें प्रॉपर लाइन टू लाइन स्पेसिंग और रो टू रो स्पेसिंग हम इसमें प्रॉपर तरीके से बना के तब ड्रिलिंग करते हैं। जबकि ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, ब्रॉडकास्टिंग में हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे छिटकवा विधि से बुआई कर देते हैं, कोई लाइन स्पेसिंग नहीं होती है, कोई रो स्पेसिंग, कोई प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वाली बात नहीं होती है। तो 100 किलोग्राम इसलिए ज्यादा लगता है, समझ गए। तो जब ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो 100 किलोग्राम, ड्रिलिंग करेंगे तो कितना लगेगा, ड्रिलिंग करेंगे तो 60 किलोग्राम, और अगर हाइब्रिड राइस है तो केवल कितना लगेगा, तब केवल लगेगा 15 किलोग्राम। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। जो धान होता है, धान में जब हम नाइट्रोजन देते हैं तो कितना परसेंट नाइट्रोजन हमारा धान का पौधा एब्जॉर्ब कर पाता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 30 से 40% होगा। क्योंकि जो धान होता है, धान के अंदर बहुत ढेर सारे नुकसान हो जाते हैं। ढेर सारे नुकसान कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो इसके अंदर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से बहुत ढेर सारा जो नाइट्रोजन होता है उसका लॉस हो जाता है। इसके अलावा लीचिंग भी होता है। लीचिंग, लीचिंग क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट पानी में घुलकर जमीन के नीचे चले जाते हैं तो उसको लीचिंग कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक और समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन। क्या होता है, वोलेटिलाइजेशन। तो ये वोलेटिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जब हमने नाइट्रोजन को अपने खेत में डालते हैं तो नाइट्रोजन क्या करता है कि ये डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ये डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। ये वोलेटिलाइजेशन जो होता है ये कब होता है, ये होता है हाई टेम्परेचर में। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वोलेटिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद डिनाइट्रिफिकेशन भी होता है। बहुत डिनाइट्रिफिकेशन वाले कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो खेत में पाए जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में निकाल के रिलीज कर देते हैं, तो पौधे को नहीं मिलता है। बाकी नाइट्रोजन जो होता है पानी के अंदर घुल जाता है और घुलने के बाद वो जमीन के नीचे चला जाता है। तो हमारा लगभग 60 से लेके 70% जो नाइट्रोजन है, 60 से 70% नाइट्रोजन लॉस ड्यू टू these three रीजन। समझ गए। तो केवल और केवल अगर हमने 100 किलोग्राम नाइट्रोजन डाला है तो पौधे को केवल 30 से लेकर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन ही मिल पाता है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है सबमर्ज्ड ऑफ राइस फील्ड इज हाउ मच वाटर इज कंसीडर्ड बेनिफिशियल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। कह रहा है कि जब हम धान के अंदर रिप्रोडक्टिव या कि प्रजनन या दाना भरने की अवस्था आ जाती है, उस समय पर खेत के अंदर कितना पानी होना चाहिए, ये वाटर की कंडीशन बता रहा है। यानी कि जमीन जो है, जमीन के ऊपर कितने सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। तो जमीन के ऊपर इसमें जो पानी भरा होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। इस तरीके से जब पानी भरा रहता है तो खेत के अंदर जो हमारा धान है उसका रिप्रोडक्शन और ग्रेन फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। समझ गए। 2 सेंटीमीटर रहेगा तो कम हो जाएगा, और 10 से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि पानी ज्यादा हो गया है। तो ये दोनों ही कंडीशन गड़बड़ होती है। 5 सेंटीमीटर अगर हम वेट लैंड कल्टिवेशन कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, वेट लैंड, वेट लैंड कल्टीवेशन। जब वेटलैंड कल्टीवेशन कर रहे हैं तब इसकी बात करते हैं जहां पर पानी की मांग ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइस राइस इज बोटेनिकली क्लासिफाइड एज व्हिच टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन इट्स कार्बन फिक्सेशन पाथवे एंड फोटो पीरियड। इसके बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है कि जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जो कि लास्ट में चलकर क्या बनता है, लास्ट में चलकर वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है। तो इसमें तो कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन तो 6 हैं, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बन 3 बनता है, कार्बन 4 बनता है। फोटोसिंथेसिस में सबसे लास्ट में ये ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज फिर आगे चलकर स्टार्च, प्रोटीन और तमाम तमाम पता नहीं कौन कौन सी चीजों में, सेलुलोज में, फ्रक्टोज में, तमाम चीजों में ये कन्वर्ट होता है। हर पौधे में अलग अलग होता है। तो कह रहा है कि ये जो 6 कार्बन बना है, तो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट ये 6 कार्बन नहीं बनता है। पहले 3 कार्बन बनता है, 2 कार्बन बनता है, या 4 कार्बन बनता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे पहले राइस में कौन सा कार्बन कंपाउंड बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ कार्बन पाथवे इन प्लांट। तो इसके बारे में हम जब बात करेंगे तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी,
C3 होता है। C3 होता है यानी कि जब फोटोसिंथेसिस में कार्बन बन रहा होता है तो कार्बन बनता है सबसे पहले C3 कार्बन कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। उसके बाद यही जो C3 कंपाउंड है, ये आपस में दो C3 कंपाउंड मिलकर C6 कंपाउंड बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा हम बात करेंगे राइस की। तो राइस जो होता है, इसकी जो फ्लावरिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जो फ्लावरिंग होती है, क्योंकि बरसात है, बरसात के बाद फिर कौन सा महीना आता है? बरसात के बाद फिर हमारा ठंडी के महीने आते हैं। तो बरसात के बाद धीरे-धीरे आपने देखा होगा कि बरसात के बाद जो ठंडी वाला महीना आता है, उस ठंडी के महीने में धीरे-धीरे हमारे जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। तो कह रहा है कि शॉर्ट डे ये प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट यानी कि इसको अगर फ्लावरिंग करनी है तो फ्लावरिंग करने के लिए शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? फ्लावरिंग करने के लिए इसको छोटे दिनों की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। C4 प्लांट कौन-कौन से होते हैं? तो C4 जो प्लांट होते हैं, उसमें सबसे पहले तो आता है हमारा मक्का। क्या आता है? मक्का। मक्का के अलावा क्या आता है? सोरगम आता है। क्या आता है? सोरगम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ज्वार। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो गन्ना है, गन्ना भी C4 प्लांट होता है। तो ये कुछ तरीके के हमारे पौधे होते हैं जो C4 में आते हैं। कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, जैसे यहाँ पर शॉर्ट डे मैंने बताया, तो कुछ लॉन्ग डे के एग्जाम्पल देख लो। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट में आप क्या क्या देखो? लॉन्ग डे प्लांट में आपको देखना है, सबसे पहले तो लॉन्ग डे प्लांट जो हमें इस समय याद आ रहा है, वो याद आ रहा है वीट। वीट जो होता है, ये एक तरीके का कैसा होता है? एक तरीके का ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे चना का। चना भी हमारा एक लॉन्ग डे प्लांट होता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो जौ होता है, जौ भी हमारा लॉन्ग डे प्लांट होता है। समझ गए यहाँ तक? बात करेंगे डे न्यूट्रल प्लांट की। तो शॉर्ट डे, लॉन्ग डे हो गया। एक हम बात कर लेते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल क्या होता है? डे न्यूट्रल प्लांट, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं, इनको कभी भी सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ज्यादा जरूरत मतलब अगर कम सनलाइट होगी तब भी ये फ्लावरिंग करेंगे, और जब ज्यादा सनलाइट होगी तब भी ये फ्लावरिंग कर लेते हैं। इनमें फ्लावरिंग करने के लिए टेम्परेचर, सनलाइट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए? तो इसमें क्या होता है? डे न्यूट्रल जो प्लांट होते हैं, उसमें हमारा आता है जो सबसे पहले इस समय हमें याद आ रहा है, वो कौन सा होता है? वो होता है टमाटर। टमाटर जो होता है एक तरीके का डे न्यूट्रल प्लांट होता है। अब इसको ध्यान से समझना। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं, इनको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब दिन छोटे होते हैं तब ये फ्लावरिंग करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट कौन से होते हैं? इनको फ्लावरिंग के लिए लंबे दिन की जरूरत पड़ती है। जैसे जब हमारा जनवरी चल रहा होता है, जनवरी के महीने में धीरे धीरे हमारे दिन बड़े होने शुरू होते हैं, और उसके बाद वहां पर कायदे से धूप पड़ना शुरू होती है। तो दिन जब बड़े होने लगते हैं तो उसको हम डे डे प्लांट बोलते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट में हमारा गेहूं आ जाएगा, चना आ जाएगा, जौ आ जाएगा, और शॉर्ट डे में हमारा चावल आ जाएगा, जिसको राइस बोलते हैं। इसके अलावा C4 में क्या आएगा? मक्का, ज्वार, गन्ना आता है। C3 के अंदर अपना बता दिया मैंने, राइस आता है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। Which rice variety is specifically noted for its tolerance to iron toxicity? कह रहा है कि कौन सी राइस की ऐसी वेराइटी है जो कि आयरन की टॉक्सिसिटी के प्रति सहनशील होती है, टॉलरेंट होती है। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि जब आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो ब्राउनिंग होने लगती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था। तो कह रहा है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आयरन की अधिकता है, तो हमको वहां पर कौन सी वेराइटी ग्रो करनी चाहिए? तो उसमें हमको ग्रो करनी चाहिए फाल्गुना वेराइटी। बोले तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या होता है? जो फाल्गुना वेराइटी होती है, ये ज्यादातर जो आयरन है, आयरन की अधिकता को ये टॉलरेट कर जाती है। इसके अलावा इसमें एक वेराइटी है TKM। ये जो TKM6 वेराइटी है, ये TKM6 वेराइटी की एक खास बात है, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति टॉलरेंट होती है। क्या होती है? बैक्टीरियल लीफ जो ब्लाइट होता है, इसके प्रति ये क्या होती है? टॉलरेंस इसके अंदर पाया जाता है। जलमग्न जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जलमग्न यानी जल रहेगा तो ये मगन रहेगी। तो ये वाटर लॉक्ड वेराइटी है। क्या है? वाटर वाटर लॉक्ड, वाटर लॉग्ड, या इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं डीप वाटर कंडीशन। डीप वाटर कंडीशन, डीप वाटर में या फिर वाटर लॉग कंडीशन में ये बहुत आराम से उग जाएगी।
खेत में पानी भरता जाएगा, इसकी हाइट बढ़ती जाती है, काफी लंबा होता है, तो ये आराम से ग्रो हो जाता है। अगली वेराइटीज की बात, अगला क्वेश्चन बात करेंगे। 15वां क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल सॉइल पीएच रेंज फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए सॉइल का सबसे अच्छा पीएच रेंज कौन सा होता है? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर जो बी है। 4 से लेके 6 सॉइल पीएच पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो धान की खेती है ये करी जा सकती है। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, राइस ग्रेन जो होता है वो रिलेटिवली रिच होता है कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड में? अलग हम दूसरे प्रोटीन की बात करते हैं, कंपेयर 4% ऑफ टोटल प्रोटीन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें राइस के अंदर कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड होती है? सीधा सीधा यही पूछा जा रहा है। तो राइस के अंदर जो अमीनो एसिड होती है वो कौन सी होती है? राइस के अंदर अमीनो एसिड पाई जाती है लाइसिन। लाइसिन जो होती है ये राइस के अंदर अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। 4% इसका फ्रैक्शन होता है। 4% इसके अंदर क्या पाया जाता है? 4% टोटल प्रोटीन का। ध्यान से समझना, टोटल प्रोटीन जो इसके अंदर 6-7% प्रोटीन पाई जा रही है, उसमें से 4% प्रोटीन किसकी होती है? लाइसिन प्रोटीन होती है। ये एक तरीके का लाइसिन प्रोटीन नहीं होती, मतलब लाइसिन जो होता है एक तरीके का एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, तो उसका 4% यहाँ पर पाया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से समझना, प्रोटीन जो 6 से 7% है, 6 से 7% का 4% है, नहीं तो बोलो कि इसमें 4% तो यही हो गया, मतलब केवल 2 से 3% और दूसरी गड़बड़ हो जाएगा। 4 से 6% का 4%, और 6 से 7% का 4%, समझ रहे हो, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन तब भी ये पाया जाता है लाइसिन। बाकी और जो हमारे सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर ये कम पाया जाता है। बाकी अन्य जो सीरियल क्रॉप होती हैं उनके अंदर ये डिफिशियंट होता है। सीरियल क्रॉप के अंदर यानी कि अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में अनाज वाली फसलों में कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। केवल धान के अंदर 4% पाया जाता है। इसके अलावा मेथियोनिन है, ये जो मेथियोनिन है ये किसके अंदर कम पाया जाता है? ये दालों के अंदर कम पाया जाता है। दालों के अंदर कम पाया जाता है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17, ये है मैच कराने वाला। यहाँ पर आपको दिया गया है 4 तरीके के राइस की स्पीसीज और आपको इसको मैच कराना है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो ध्यान से समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इंडिका। इंडिका जो है नाम से पता चल रहा है इंडिका है तो इंडिया होगा, तो ग्रोन इन इंडिया देख लेते हैं। ये हमारा पहले चला गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जापोनिका नाम से पता चल रहा है जापोनिका है तो जापान होगा, तो यहाँ चला गया। जवानिका है, जवानिका जो होता है ये कहाँ जाएगा? जो जवानिका है ये हमारा किस में चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा इंडोनेशिया में, क्योंकि जवानिका जो होता है ये इंडोनेशिया में ग्रो होता है। इसके अलावा ओराइजा ग्लेवरिमा जो है ये अफ्रीका में ग्रो किया जाता है, जो वेस्ट अफ्रीका है वहां पर इस तरीके की खेती करी जाती है धान की। अब देखो ध्यान से, ए जो है ये थर्ड पे जा रहा है, तो ए थर्ड में इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। बी जो है बी फर्स्ट पे जा रहा है, बी एक पे जा रहा है, तो बी यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है और यहाँ पर भी फर्स्ट में जा रहा है। सी देख लेते हैं, सी जो है फोर्थ में जा रहा है, तो सी फोर्थ में यहाँ जा रहा है, यहाँ पर सी थर्ड में चला गया। तो ये हमारे सब मामले हो गए गलत। अल्टीमेटली सही कौन सा गया? अल्टीमेटली जो सही गया वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही गया। जो इंडिका राइस होता है ये टाल होती है, एक इसका स्टम वीक होता है, प्रोडक्टिविटी इसकी कम होती है और गिरने वाली टेंडेंसी पाई जाती है। ठीक, ये क्या होता है? गिर जाता है, जब हवा तेज चलेगी तो ये गिर जाएगा। और इसके अलावा ये कैसा होता है? ये ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो किया जाता है, ट्रॉपिकल कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है। जापोनिका की बात करें, जापोनिका जो होता है इसका स्टेम थोड़ा सा स्टडी होता है, स्टडी होता है, डार्क ग्रीन लीफ होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होता है। इसको हम सब ट्रॉपिकल कंडीशन में उगाते हैं। किसमें? सब ट्रॉपिकल कंडीशन में उगाते हैं। जल्दी गिरता नहीं है, क्या है? जल्दी गिरता नहीं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें अगर बुलडोजर से गिराओगे तो नहीं गिरेगा, मतलब हवा से नहीं गिरता है नॉर्मली, समझ गए? इसके अलावा क्या है, इंडोनेशिया जो है ये वाइल्ड फॉर्म होता है, इसमें ढेर सारे ऑन्स पाए जाते हैं और कुछ फ्रूटिलर्स इसके अंदर होते हैं। बाकी बात करेंगे किसकी? जो ग्लेवेरिमा, तो ग्लेवेरिमा जो होता है वो केवल और केवल कहाँ ग्रो किया जाता है? अफ्रीका में, केवल अफ्रीका के पश्चिमी पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देशों में केवल यह ग्रो होता है। आगे बात करेंगे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि इन लो लैंड राइस फील्ड
राइस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू रिड्यूस्ड जोन। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 30 से 40% धान की होती है। तो इसको अगर हमको बढ़ाना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि 10-20% भी हो जाता है, तो हमको इसको बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, हम धान की जो फसल होती है इसके अंदर जब नाइट्रोजन देना होता है तो सबसे पहले हमको नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं देना होता है, हमको अमोनिकल फर्टिलाइजर देना होता है। क्या, अमोनिकल फर्टिलाइजर देते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को दो फॉर्म में लेते हैं, या तो नाइट्रेट फॉर्म में लेंगे या फिर अमोनिकल फॉर्म में लेंगे। तो हमको ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए जो कि अमोनिकल फॉर्म में पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करा पाए। तो इसके लिए हमको अमोनिकल फर्टिलाइजर देना चाहिए। और इसके अलावा जो रिड्यूस्ड जोन होता है, धान के अंदर जो जड़ें पाई जाती हैं उनमें दो जोन होते हैं, एक तो ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है, दूसरा होता है रिड्यूस्ड जोन। तो जो रिड्यूस्ड जोन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड जोन के नीचे पाया जाता है, तो हमको उसी रिड्यूस्ड जोन में नाइट्रोजन को डालना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है डीप प्लेसमेंट। जब हम करते हैं अमोनिकल नाइट्रोजन की, तो इससे क्या होता है रिड्यूस जोन में, तो इससे नाइट्रोजन जो लॉस है डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा या लीचिंग के द्वारा ये कम हो जाता है। तो ये भी बात हमारी बिल्कुल सही है। दोनों बात अगर सही है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाई यील्डिंग राइस वेराइटी। कह रहा है हाई यील्डिंग राइस वेराइटी के हिसाब से यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान से देख लिया करना कभी भी अगर एग्जाम में बैठो तो। देखते हैं, जो IR8 है ये डेवलप किया गया था पीटा और डिजीबू जीन के क्रॉस से। बात बिल्कुल सही है, IR8 को इसी दोनों के क्रॉस से बनाया गया था। जया जो है जिसको मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहते हैं, ये TN1 और टाइप 141 से क्रॉस से बनाया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। पूसा बासमती जो है वो पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी है जो कि कन्वर्जेंट ब्रीडिंग से डेवलप किया गया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, पूसा बासमती के बारे में थोड़ा सा पहले भी मैंने इसको डिटेल दिया था कि इसमें एक हाई यील्डिंग वैरायटी थी और एक हमारी ड्वार्फ वैरायटी थी, सुगंधित वैरायटी थी। बासमती की ड्वार्फ वैरायटी, दोनों को क्रॉस करा के हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी बनाया गया जिसको हम कन्वर्जेंट ब्रीडिंग बोलते हैं। यानी कि दोनों से थोड़े थोड़े करेक्टर जब आते हैं तो उसको कन्वर्जेंट ब्रीडिंग बोलते हैं। दोनों के करेक्टर दिख रहे होते हैं, जैसे कोई पिता है तो बिल्कुल काला है, माँ है बिल्कुल गोरी है, तो बच्चा जो हो वो थोड़ा सा गोरा और काले के बीच में से थोड़ा सा निकल के आए। चितकबरा सा नहीं, मतलब जैसे जेवरा हो जाए ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे समझो कि काले में अगर थोड़ा सा आपने सफेद रंग डाल दिया तो जो कलर बनेगा उस कलर का बच्चा हो जाता है। तो इस तरीके की ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट ब्रीडिंग बोलते हैं। बाकी मैंने उसमें जेनेटिक्स में पढ़ाया है वो डिटेल में, कन्वर्जेंट ब्रीडिंग और इसके बाद तमाम तरीके की ब्रीडिंग होती है, सब वहां पर पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो तीसरा है, तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तीनों के तीनों सही हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, 1, 2 और 3 ये हमारा तीनों सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की और अंतिम क्वेश्चन की। इसमें अरेंज करना है हिस्टोरिकल, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल राइस वेराइटी इंट्रोडक्शन एंड रिलीज इन इंडियाज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये इन 20 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन कौन सी वेराइटी कब कब रिलीज हुई थी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसकी, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ IR8 फ्रॉम IRI मनीला। तो ये जो हमारा है ये मनीला में बनी थी कौन सी वेराइटी, IR8 जो बनी थी ये बनी थी 1965 में। कब बनी थी, ये बनी थी हमारी 1965 में। यहाँ तक ये बात सही हो गई। अगला है TN1। TN1 जो है ये कब डेवलप हुआ था, ये हमारा डेवलप हुआ था 1964 में। समझ गए। इसके अलावा बात करेंगे किसकी, जया की। तो जया कब डेवलप हुई थी, जया जो वेराइटी है ये डेवलप हुई थी 1968 में। अभी जब जया में पढ़ा रहा था तो बताया था। इसके अलावा CORH1 जो है ये कब डेवलप हुआ था, CORH1 ये पहला हाइब्रिड चावल है जो कि रिलीज किया गया था 1994 में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देते हैं। सबसे पहले तो हमारा आएगा 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 के बाद 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो सब गलत हो गया। अल्टीमेटली हमारा सही कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पॉजिटिव होता है तो मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव होता है तो उसको सुधार किया जाता है। बाकी अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो व्हाट्सएप से संपर्क जरूर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।